मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे नदी के अपर्दन कार्य। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि नदी के ऊपर कोई भी जो स्थलाकृति होती है उसके ऊपर जो अपर्दनकारी शक्तियां हैं वो अपना कार्य करती रहती हैं और एक दिन उसको समतल प्राय मैदान में बदल देती हैं। ठीक है, तो अपन ने अपर्दन के कारक के बारे में पढ़ा था, जिसके 5 गतिशील कारक हमने पढ़े थे। यानी संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था कि अपर्दन करने वाली जो शक्तियां हैं उसके 5 गतिशील कारक हैं। कौन कौन से? पहला है नदी, दूसरा है हिमानी, तीसरा है पवन और चौथा है काष्ठ शिलाकृतियां और पांचवा है सागरीय लहरें। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने गतिशील कारकों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से नदी है उसका जो अपर्दन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे नदी के अपर्दन कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नदी होती क्या है। जब वर्षा का जल धरातल पर हमें जब प्राप्त होता है तो वह 2 रूपों में हमें प्राप्त होता है, एक नियंत्रित रूप में और एक अनियंत्रित रूप में। ठीक है, तो जो अनियंत्रित रूप में हमें जब वर्षा का जल प्राप्त होता है तो वह अनियंत्रित होकर इधर उधर होकर बहकर चला जाता है। ठीक है, और जब नियंत्रित रूप में वर्षा का जल धरातल के ऊपर बहता है नियंत्रित होकर, तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक वेग और ढाल के अनुसार बहता हुआ जब चलता है तो वह सरिता या नदी कहलाती है। ठीक है, यानी जब नियंत्रित वर्षा का रूप एक ढाल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बहता हुआ चलता है उसे नदी या सरिता कहते हैं। उसके साथ चट्टानों का चूर्ण बहता है। ठीक है, उसके साथ चट्टानों का चूर्ण बहता है और वह चूर्ण जब नदी के साथ बहता है तो वह अपने जो उसके मार्ग में जो ढीली सैल आती हैं, जो सैल कोमल होती हैं, उन सैलों का वह कटाव करता जाता है, जिसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो अपर्दन नदी के द्वारा जब नदी बहती है और वह अपर्दन करती है, जिसके कारण कई शिलाकृतियों का निर्माण होता है और अंत में जब उसके साथ जो मलबा बहता है उस मलबे को वह एक जगह विस्थापित करती जाती है, उसके द्वारा भी कई शिलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे अपर्दन के कारक, नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य हैं। यानी नदी के साथ जो चट्टानी सैल हैं, जो चट्टानों का जो चूर्ण है जो कटाव करता है, तो कटाव करने के कारण जिन शिलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी जब नदी बहती है तो नदी के बहने में उसका ढाल और उसका वेग तथा उसके अंदर जो विद्यमान जो बोझ है उसके ऊपर आधारित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि नदी के वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो अपर्दन की जो शक्ति है वो 9 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन पढ़ेंगे नदी के अपर्दन कार्य। नदी जब बहती है तो वो कौन कौन शिलाकृतियों का निर्माण करती है। यानी सबसे पहले देखो नदी है जब वो बहती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब यह नदी की प्रथम अवस्था है, नदी की प्रारंभिक अवस्था, अपर्दन की प्रारंभिक अवस्था अपन कह सकते हैं वी आकार की घाटी। जब नदी अपनी घाटी में बहती है तो वह धीरे धीरे लंबवत अपर्दन करती है। ठीक है, लंबवत अपर्दन करने के कारण अंग्रेजी के वी अक्षर का निर्माण होता है, जिसे वी आकार की घाटी कहते हैं। आप देख सकते हो, यानी जब अंग्रेजी के वी आकार के अक्षर का निर्माण होता है तो उसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नदी के अपर्दन का पहला स्वरूप, यानी पहला जो शिलाकृति का निर्माण करती है वह है नदी का वी आकार की घाटी। ठीक है, अब दूसरा है गॉर्ज। ठीक है, जब नदी अपनी तली में कटाव करती रहती है तो उसे अधिक गहरी और संकरी कर देती है। यानी जब वी आकार की घाटी अधिक गहरी
और संकरी हो जाती है तो उसे कहते हैं गॉर्ज। वी आकार की घाटी अधिक गहरी और संकरी घाटी जब होती है तो वो कहलाती है गॉर्ज। और जब जो गोर्ज होता है वो अधिक संकरा हो जाता है, अधिक संकरी हो जाती है तो उसको कहते हैं कैनियन। यानी गोर्ज का जो बड़ा रूप है वो ही कैनियन कहलाता है। ठीक है, यानी जब गोर्ज बड़ा हो जाता है, वी आकार की घाटी बड़ी होती है तो गोर्ज कहलाती है, और जब गोर्ज का आकार बड़ा हो जाता है तो वह कैनियन कहलाता है। ठीक है, जब जो शुष्क पर्वतों पर कटाव अधिक होता है तो कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कोलोराडो नदी का जो कैनियन है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है और संसार का सबसे बड़ा कैनियन है। कोलोराडो नदी का जो कैनियन है वो संसार का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 480 मीटर, गहराई है वो 1828 मीटर और उसकी लंबाई है वो 12 से 16 किलोमीटर तक उसकी लंबाई है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नदी के द्वारा अपरदन का दूसरा और तीसरा कार्य, यानी दूसरा गोर्ज और तीसरा कैनियन। ठीक है, अब चौथा कार्य है नदी के द्वारा जलप्रपात। जलप्रपात सुना होगा आपने, झरना, जलप्रपात को झरना भी कहते हैं। जब नदी बहती है तो उसके बीच में कठोर चट्टानें आती हैं जिसका कटाव वह जल्दी से नहीं कर पाती है। ठीक है, और ऊपर से ऊंचाई से वह नीचे गिरने लगती है। यानी जब नदी का जल है उसके मार्ग में कठोर चट्टानों के आ जाने के कारण उनका कटाव नहीं कर पाने की वजह से यह जल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो किसका निर्माण होता है? जलप्रपात या झरने का निर्माण होता है। ठीक है, तो जल नदी के द्वारा जो अपरदन शिलाकृति है वो चौथी शिलाकृति है जलप्रपात व झरना। फिर उसके बाद पांचवा है छिप्रिका। जब नदी का ढाल है वो अचानक तेज हो जाता है तो उसके अंदर जो नदी की तली के अंदर जो कठोर चट्टानों का असमान वितरण पाया जाता है और उसके अंदर जो कठोर चट्टानों का लगातार घिसाव होता रहता है। ऊपर से जल नीचे गिरता है तो कठोर चट्टानों का जो घिसाव है वो लगातार होता रहता है, जिसके कारण छिप्रिका का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण छिप्रिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया नदी अपरदन की पांचवी अवस्था। अब छठी अवस्था है जलज गृतिका। ठीक है, जलज गृतिका, जब ऊपर से जल बहता है तो उस जल के साथ छोटे मोटे पत्थर और कंकर और रोड़ी है वह गिरती रहती है। गिरने के कारण इस तली के अंदर गड्ढों का निर्माण हो जाता है। यानी जब ऊपर से पत्थर गिरेंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, जो नीचे यहाँ पर क्या है, ये देखो कच्ची चट्टान है ना, तो ये कच्ची चट्टानों पर जब ऊपर से जल गिरेगा और उस जल के साथ उसी वेग के अंदर छोटे पत्थर कंकड़ ये सब उसके अंदर घुल के आएंगे और वो जैसे इस तली के अंदर गिरेंगे तो छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाएगा। यानी कच्ची चट्टानें टूट जाएंगी और गड्ढों का निर्माण हो जाएगा, जिसे जलज गृतिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब छोटे छोटे गड्ढे इस तली में हो जाते हैं, जो कहाँ होते हैं? प्रपात की तली के अंदर। जलज गृतिका कहाँ पाए जाते हैं? प्रपात की तली के अंदर जलज गृतिका पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है सातवां जो अपरदन की शिलाकृति है वह है नदी वेदिका। यह नदी प्रौढ़ावस्था से जब गुजर के यौवन अवस्था में आती है तो वह पुनः अपनी तली को गहरा करने लगती है। इसके जब नदी पुनः अपनी तली को गहरा करती है उस समय बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है और जो नदी का जो तल होता है यह खड़ा और मतलब एक वेदिका की
लगता है, इसीलिए इसे नदी वेदिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब नदी है वह एक वेदिका के रूप में दिखाई देने लगे तो उसे नदी वेदिका कहते हैं। अब 8वां है प्रपात कुंड। जब जलज कृतिका यानी जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं, कोमल चट्टानें कटती हैं, तो वो छोटे छोटे गड्ढों का रूप लेती हैं। लेकिन जब ऊपर से लगातार प्रपात की तली के अंदर जो बड़े पत्थर, छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, तो वहां पहले से जलज कृतिका का निर्माण होता है और वहां पर गड्ढों के अंदर फिर से पत्थर गिरने की वजह से कोमल सैल है वो चूर्ण बन जाता है और वो गड्ढे हैं वो बड़े गड्ढों का रूप ले लेते हैं, जिन्हें प्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। यानी जलज कृतिका का जो बड़ा रूप होता है उसे प्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में है संरचनात्मक पट्टिकाएं। जब नदी है वो क्षैतिज रूप में जब बहती है तो उसके अंदर कोमल और कठोर चट्टानें बिछी हुई होती हैं, और कोमल चट्टानें हैं वो कट जाती हैं और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं, एक पट्टिकाओं के रूप में खड़ी रह जाती हैं, सोपानों के रूप में खड़ी रह जाती हैं, जिन्हें संरचनात्मक पट्टिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नदी की अंतिम अवस्था है नदी विसर्पण। यानी नदी है वो है अपनी जो स्थलाकृति है जहां पर वह बहती है उसको एक दिन समतल प्राय मैदान में बदलकर नदी एक सीधे रूप में ना बहकर विसर्प के रूप में बहती रहती है। जब वह बहती है तो उसकी जो तली होती है उसमें कई छाड़न झीलों का निर्माण होता है। इसके ऊपर वाले ढाल को अवतल ढाल और नीचे वाले ढाल को उत्तल ढाल के नाम से जाना जाता है। और ऐसी नदी का उदाहरण यदि देखें तो एशिया की जो माइनर नदी है वह अभी नदी विसर्प के दौर से गुजर रही है और वहां पर अनेक छाड़न झील देखने को मिलती हैं, और वह नदी एक विसर्प के रूप में यानी सर्प को सांप के रूप में यानी ऐसे बल खाती हुई जब नदी चलती है तो उसे नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। और अंतिम इसकी अवस्था है उसको कहेंगे अर्धकृतिकी विसर्प। विसर्प यानी नदी है वो पूर्ण रूप से विसर्प के रूप में ना बहते हुए सीधी चलने लगती है अपने मार्ग में, तो उसे अर्धकृतिकी विसर्प के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से नदी जब बहती है तो वो अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, अपर्दन कार्य जब करती है तो अनेक स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, और वो जब अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे को जब वो जमा करती हैं तो उस जमा करने की वजह से भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो अपन कल पढ़ेंगे, आज पढ़ा है नदी के अपर्दन कार्य और कल अपन पढ़ेंगे नदी के निक्षेपण कार्य। धन्यवाद।